हमारे शो पर यह हफ्ता है वैलेंटाइन स्पेशल वीक और इस हफ्ते हम कर रहे हैं कुछ स्पेशल। हर रोज मैं अपनी मंडली को दूंगा एक वाक्य और 6 अलग अलग राइटर्स उसी वाक्य से शुरू करके लिखेंगे 6 नन्ही कहानियां। आज का असाइनमेंट है ये वाक्य। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा हाँ। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उसकी हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा हाँ जानता हूं आप मुझसे 10 साल बड़ी हैं। तो क्या हुआ? अमन की इस बात पर मैं चुप हो गई। सोचा था उसे बताऊंगी अपनी उम्र, कहूंगी हाँ ठीक है शादी नहीं की मैंने, मगर फिर भी परिवार में समाज में मेरी एक इज्जत है। लेकिन नहीं कह पाई, नहीं बोल पाई रुखाई से। आखिर क्यों? अपनी कैबिन में अकेली बैठी जैसे मैं खुद से सवाल कर रही थी। अमन ने क्या कहा था? बस इतना ही ना कि नूरी आप मुझे अच्छी लगती हैं। इधर कुछ दिनों से आपके लिए मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। उसके इतना कहते ही मैं घबरा उठी थी। न जाने क्या क्या बोल गई थी। लगा था आसपास ढेरों खिड़कियां खुल गई हैं जहां से छोटा भाई, माँ, भाभी सब मुझे देख रहे हैं, मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब तक जिंदगी एक बंधी बंधाई लीक पे चली आ रही थी। घर की जिम्मेदारियां ढोते ढोते पता ही नहीं चला कब शादी की उम्र धीरे से सरक गई। सच तो यह है कि मुझे अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। मगर इस साल ऑफिस में जब से अमन आया है सब बदलने लगा है। उसकी समझदारी, सेंस ऑफ ह्यूमर के सब कायल हो गए। मैं भी। अच्छा लगता था उससे बातें करना। उसकी लिटरेचर की गहरी समझ मुझे खींचती थी उसकी तरफ। लेकिन फिर भी अमन को रोकना होगा, ये सब ठीक नहीं है। ये सोचते हुए मेरी नजर मेज के बगल में रखे फूलों पे ठहर गई। पिछले हफ्ते 3 दिन बुखार में तपने के बाद जब ऑफिस आई तो अमन ने यह बुके थमाया था, सुर्ख गुलाबों वाला बुके। अनजाने ही मेरी उंगलियां उन गुलाबों को छूने लगी। दिल तमाम वसवसों से, बंदिशों से आजाद होना चाह रहा था। याद आ रहा था अमन का वो नरमी से कहना, आप अच्छी लगती हैं मुझे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। क्या करूं? खुद से जूझते हुए थक गई थी। अमन को इन दिनों नजरअंदाज करने लगी थी, उससे कतराने लगी थी, मगर वो कहां। आज पूरे 2 दिन हो गए थे ऑफिस नहीं गई थी। टीवी पे कोई सीरियल आ रहा था। माँ और भाभी पूरे ध्यान से देख रही थीं। मैं चुपचाप कॉफी मग लिए वहीं सोफे पे टिक गई कि तभी छोटा भाई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बोला, कोई अमन है आपके ऑफिस में? मेरा दिल बुरी तरह से हर उठा। भाभी ने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। है तो। वो आज मुझसे मिलने आया था, शादी करना चाहता है आपसे। क्या आप भी? क्या मैं भी? सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। तभी माँ बोली, अगर अच्छा लड़का है तो बुराई क्या है? लड़का अच्छा नहीं है, बहुत सुलझा हुआ बढ़िया लड़का है, भाई ने कहा। अगर आप राजी हो तो मामला आगे बढ़ाया जाए। भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माँ और भाभी सबके चेहरे नरमी से देख रहे थे मुझे, यानी कि वो सब मेरा वहम था। कोई मेरे किरदार पे उंगली नहीं उठा रहा था। किसी की आंखों में बेयकीनी नहीं है। अमन सच कहता है, कई सारे डर हमारे अपने होते हैं, खुद के बनाए हुए। दोपहर से मोबाइल साइलेंट कर रखा था। जी चाहा अभी जाऊं, अमन के मैसेज चेक करूं या फिर उसको कॉल कर लूं। एक छोटी सी मुस्कुराहट आई जिसे मैंने कॉफी मग के पीछे छुपा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उसकी हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा हाँ। मेरा जी धक से बैठ गया। मैं बेसुध सा उसकी लरसती पलकें, धसी आंखों में दुबका तिल देखता रहा। काफी कमजोर हो गई थी वो। तुम वाकई मुझे छोड़ के जा रही हो रोजी? मैंने फिर पूछा। हाँ आयुष, घर वालों से बगावत करना मुश्किल है। मैं कमजोर पड़ रही हूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
कहते हुए उसके गालों पर फिर से नमकीन बूंदें ढुलकने लगीं। मुझे समझ नहीं आया कि उसे चुप कराऊं या खुद उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट के रो लूं, कमरे की हवा को खारा कर दूं। ये कुशन जो मेरी गोद में रखा है उसे भिगो दूं। अगर मैं जानता कि ये बिछोह इतनी तकलीफ देगा तो शायद प्रेम में ना पड़ता, हमारे बीच में मजहबी अंतर को गांठ की तरह बांध लेता। लेकिन 4 साल पहले इतनी अकल कहां थी। बस प्यार में पड़ जाना जिंदगी के सबसे बड़े काम के पूरा होने जैसा लग रहा था। वो अक्सर पूछती, हम शादी चर्च में करेंगे या मंदिर में? और मैं कहता, शादी करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। वो हिम्मत दिखाते हुए कहती, हम दुनिया से लड़ेंगे आयुष। और मैं उसकी बात पर निसार हो जाता। प्यार किसी चलचित्र की तरह होता है शायद, एक मोड़ पर खत्म होने वाले किस्से जैसा। मेरी तरह। तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा तो मैंने उसे देखा। वो मेरे सामने बैठी नाखून से नेल पॉलिश खुरच रही थी। बोली, घर का माहौल अजीब सा हो गया है। सब शक करते हैं, ताने मारते हैं, नजर बंद करके रखा है। जिन पापा की नजरों में लाड़ और नाज देखा था, उनकी नजरों में नफरत नहीं देखी जाती। उन्हें बीमार होते नहीं देखा जाता मुझसे। वो बोलती जा रही थी और मैं उसकी आंखों में दरारें पड़ते देख रहा था। सारी गलती मेरी थी। उस रोज अगर उसके पापा के हाथ में मोबाइल ना होता, उन्होंने मेरा भेजा मैसेज ना पढ़ लिया होता तो शायद सब ठीक होता। वो आज चोरों की तरह नहीं आती। हम किसी पार्क या किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते, नए सपने बुन रहे होते। मैं ये लाई थी। कहते हुए वो उठी, किनारे रखा थैला मुझे पकड़ाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तुम इन्हें अपने पास रख लो, मेरी निशानी समझकर। मत जाओ रोजी, मैं बमुश्किल यही कह पाया। उसने मुझे निहारा, मेरी हथेली चूमी और दौड़कर बाहर चली गई। मैं उसे जाता देखता रहा, गली के किसी मोड़ के पीछे गुम हो जाने तक। वो रात मरीज की सांसों जैसी चल रही थी। मैं पलंग पर लेटा उसे याद कर रहा था। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखें। कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। रोजी के घर का नंबर था। मैंने डरते हुए फोन उठाया। हेलो आयुष। उधर रोजी थी। फुसफुसा कर बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद कर रहा हूं, मैंने कहा। गिफ्ट्स देख लें क्या? नहीं, मुझे नहीं देखनी है फेयरवेल गिफ्ट्स। देख लेते तो थोड़ी अकल आ जाती। उसने कहा, क्या? मैं बोला, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रोजी। तो बैग खोल लेते ना, तुम्हें भी पता चल जाता कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोजी, मैंने कहा। देर मत करना, उसने कहा और फोन रख दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने फटाफट सामान खंगाला। सामने दुबका एक सफेद लिफाफा दिखा और उसमें रखी मेरे और उसके नाम की सुबह की 5 बजे की ट्रेन की टिकट्स थीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उसकी हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, हाँ? और उसकी हाँ सुनते ही एक तेज थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा और साथ ही उसके पिताजी की आवाज गूंजी, बेशरम, अभी ठीक से चलना नहीं आया, 10वीं में फेल हुआ है और प्रेम पत्र लिखने चला है, बिरादरी में नाक कटवाएगा हमारी। हमारे घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। पिताजी, अम्मा, भाई, चाचा, ताऊ की भीड़ के बीच वो चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रहा, एक टक मुझे ताकता हुआ, हिरन जैसी आंखों से, एक जिद्दी हिरन। फिर क्या हुआ दादी? मेरी 14 साल की पोती उठकर बैठ गई। कमरे में मौजूद सारे बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी जाग गई। मुझे हंसी आ गई। ये कैसा छेड़ा छेड़ दिया था आज इन सब ने। शाम से घर में वैलेंटाइन डे मनाने की धुन सवार हो रखी थी। नए पुराने गाने बज रहे थे। कभी रफ़ी की रूमानी आवाज में एहसान तेरा होगा मुझ पर, तो कभी एल्विस का गाया लव मी टेंडर लव मी स्वीट। दिल के आकार के लाल गुब्बारे और गुलाब के फूलों से लिविंग रूम सजा रखा था।
यहाँ तक तो सब बढ़िया था, लेकिन अभी रात में बैठक जमी और फिर शुरू हुआ किस्सा गोई का दौर। सबको अपने प्यार के सीक्रेट किस्से सुनाने थे और 16 साल की मेरी पोती और 35-40 साल के मेरे बेटे बहुओं के बाद मेरा नंबर भी आ गया। दादी दादी सुनाओ ना आगे, पर पहले ये बताओ आपने जिद्दी क्यों बोला उसको? मेरी सयानी बड़ी पोती ने केक पर आइसिंग करते हुए कहा। अरे बेटा, सीधी सी बात है, जब वो चिट्ठी मैंने उसके पिताजी को दी तो उन्होंने वो कॉपी का पन्ना उसके सामने रख के एकदम गुर्रा के पूछा था कि क्या ये तुमने लिखा? अब उसमें उसने मेरा या उसका नाम तो लिखा नहीं था, तो वो कह सकता था ना कि नहीं मैंने नहीं लिखा। भाई मुकर जाता साफ, पर वो तो जाने किस मिट्टी का बना था, एकदम कबूल कर लिया, हाँ कह दिया और फिर पिट भी गया। कहते हुए मुझे हंसी आ गई। अब इन बच्चों को कैसे समझाती कि आज से 50 साल पहले का प्यार अलग था, इजहार का तरीका अलग था। आगे बताओ ना दादी, उस आशिक की पिटाई करवाने के बाद वो सुधरा कि नहीं? बच्चों के सवाल पर मेरा मन पीछे पहुंच गया और मैंने किस्सा आगे बढ़ाया। अब शुरू कर ही दिया तो बच्चे पूरा सुने बिना मानने वाले थोड़े थे। अरे उसको थप्पड़ पड़वाने के बाद उसका खत वहीं सबके बीच पढ़ा गया। मुझे मीना कुमारी, खुद को दिलीप कुमार लिखने वाले ने ऐसा ठेठ फिल्मी खत लिखा कि मैं जेब के भीतर चली गई थी। कुछ देर बाद दोनों परिवारों के लोग वहीं आंगन के नीम के नीचे बतियाते रहे, फिर अपने अपने काम में लग गए, भूल गए सब कुछ। पर मैंने सोचा था पिटवा के सुकून मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही महसूस होने लगा था। मैंने थोड़ा फिल्मी अंदाज में नजरें झुका के कहा, दादी डोंट टेल मी आपको उस फिल्मी आदमी के पिटने पे दुख था। कहाँ आप लिटरेचर की प्रोफेसर और कहाँ वो? मुझे हंसी आ गई। मेरी पोती मेरी दादी बन रही थी। अरे तब मैं भी 10वीं में पढ़ने वाली, 2 चोटियां बांधे गली में सितोलिया खेलने वाली लड़की थी। मेरा बेटा आकर गोद में लेट गया। जानती हूँ माँ, आप इतनी कड़क पेरेंट रही हो ना कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने पढ़ाई के अलावा कभी कुछ किया भी होगा। अच्छा आगे तो बताइए, फिर क्या हुआ? क्या आप उससे दोबारा मिली? कमरा अचानक बताओ दादी, बताओ माँ, अरे बताइए बताइए के शोर से गूंजने लगा। मिलते तो हम रोज थे, पड़ोसी थे, लेकिन मैंने एक कदम आगे का काम किया, उसके खत का जवाब लिख दिया। कमरे में एकदम शांति छा गई। सबसे छोटी पोती ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ दादी? फिर उसने बदला लिया और मेरा खत जाके मेरे बाबूजी को पकड़ा दिया। ओह नो, तो आपको भी थप्पड़? पोती ने मेरे गाल चूमते हुए भर्राए गले से पूछा। मैंने उसे अपनी गोद में समेटा और आगे की कहानी सुनाने लगी। सब उदास शक्ल लिए मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे खत के बाद मेरा उससे मिलना जुलना बंद करा दिया गया, पहरे खड़े कर दिए गए। अरे उस जमाने में मोहब्बत को आज की तरह अच्छा थोड़े समझा जाता था। और मेरे 18 पार होते ही मेरी शादी करा दी गई। शादी? व्हाट? क्या दादी? सबकी आवाज एकदम बुझ गई। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ शादी, उसी खत लिखने वाले लड़के से। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उसकी हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, हाँ मैं तुम्हें हमेशा इतना प्यार करूंगी, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। चलो अब ये रोंदू शक्ल हटाओ और एक अच्छी सी सेल्फी लेने दो। आलोक इधर देखो ना, से चीज। इस वक्त मुझे ये फोटो देखते समय वही सब याद आ रहा था। कितने प्यारे दिन थे वो। प्रिया और मैं कितने खुश थे साथ में। वो सुबह ऑफिस के लिए जाते समय मुझे हॉस्पिटल में मिलने आती, मेरी पसंद के फूल लेकर आती और मुझे प्यार से देखते हुए कहती, बस बहुत कर लिया तुमने आराम, फटाफट ऑपरेशन करवाओ और घर आओ। ओफो, फिर वही रोंदू शक्ल, अब मैं नहीं आऊंगी कल से। मैं उसका हाथ और कस के पकड़ लेता था। ये सुनना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि प्रिया मुझसे मिलने नहीं आएगी। उस रोज एक्सीडेंट के बाद मैं तो अंदर से टूट चुका था। मेरी हिम्मत वही तो थी।
वही तो मुझे यकीन दिलाती थी कि ऑपरेशन के बाद मेरा पैर ठीक हो जाएगा और मैं पहले की तरह चल फिर पाऊंगा, ऑफिस ज्वाइन करूंगा। वो अक्सर एक नया गाना सुना देती थी। ये गाना सुनो आलोक, हम लोग अपनी सगाई में ना इसी गाने पे डांस करेंगे, और चाहे मुहूर्त हो या ना हो, सगाई तो हम लोग वैलेंटाइंस डे पे ही करेंगे। प्रिया की ये बातें सुनकर मैं संभल जाता था। मेरे अंदर कुछ टूटते टूटते फिर से जुड़ने लगता था। लेकिन मैं एक दिन पूरी तरह टूट गया था जब मुझे पता चला कि अब मैं हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ चुका था। वो नई जिंदगी, वो सपने, सब रेत पर लिखी इबारतें जैसी थीं जो आंधी के एक झोंके से मिट चुकी थीं। और इसी झोंके के साथ मेरा वो यकीन भी मिट गया था जो प्रिया की आंखों में मुझे दिखता था। मैं कल घर आ गया था। प्रिया ही लेकर आई थी मुझे हॉस्पिटल से वापस। फिर उसके बाद न वो आई न उसका फोन आया। हिचकते हुए मैंने माँ से पूछा था, आपके पास आया था प्रिया का फोन? मैंने किया तो फोन नंबर नॉट रीचेबल था। माँ ने जैसे कोई बात छुपाते हुए ना में गर्दन हिला दी। माँ का चेहरा और अपनी व्हीलचेयर देखकर मैं समझ गया था प्रिया का फोन ही नहीं, अब वो भी मेरी पहुंच से बाहर थी। मैंने दोबारा फोन नहीं किया। फोन में पुरानी तस्वीरें देखते हुए, प्रिया के पुराने मैसेज पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आई थीं। जिंदगी इतने हसीन सपने दिखाती ही क्यों है? मैंने आंखें मूंद कर सर टिका लिया। सरप्राइज! प्रिया की आवाज सुनकर मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली। सामने प्रिया, उसके मम्मी पापा, मेरे माँ पापा, सब लोग खड़े थे। प्रिया एक सांस में सब बताती जा रही थी। रात में पता चला कि पापा मम्मी पुणे आ रहे हैं, लेकिन ट्रेन मुंबई तक की थी, तो सुबह सुबह भाग के गई इनको लेने। मुंबई पुणे हाईवे पे इतना जाम था, बाप रे! ऊपर से फोन भी बंद हो गया। आंटी, आपने आलोक को कुछ बताया तो नहीं था ना? प्रिया माँ से पूछ रही थी। मैं भौचक्का सा एक एक बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो अभी भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्रिया को पास बुलाकर धीरे से पूछा, लेकिन अचानक अंकल आंटी का इस तरह आना, कोई बात है क्या? प्रिया ने एक नजर प्यार से देखते हुए सामने टंगे कैलेंडर की ओर इशारा किया। आज 12 फरवरी है, 2 दिनों बाद हमारी सगाई है। तैयारी के लिए टाइम नहीं चाहिए क्या? बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उसकी हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुमसे प्यार है मुझे। और तुम्हें? यही पूछा था मैंने, जिसके जवाब में वो मुस्कुराकर हाँ कह रही थी। मैं चाहता था समय बस यहीं थम जाए। मैं यूं ही कीर्ति का हाथ लिए अपने हाथ में लिए खड़ा रहूं। वो यूं ही मेरी आंखों में झांकती रहे, देखती रहे अपने नाम के रत जगे, मेरी आत्मा तक अंकित उसके प्यार की इबारत। तालियों के शोर से हॉल गूंज उठा। अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर उसने झुककर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। मैं अब भी एकटक उसे देख रहा था। नहीं यकीन करना चाहता था मैं कि यह हकीकत नहीं, सिर्फ एक नाटक है। कुछ देर पहले उसके होठों ने मेरे जीवन के सबसे सुंदर शब्द बुदबुदाए थे। मैं नहीं मानना चाहता था कि वो किसी नाटक के संवाद भर थे। कीर्ति के लिखे इस प्ले की रिहर्सल हम दोनों इतने दिनों से कर रहे थे, लेकिन मैं आज डरा हुआ था, बेहद घबराया हुआ। आज डायलॉग्स में मुझे कीर्ति से जो कहना था वो असल में जाने कब से कहना चाह रहा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। कहाँ वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर, हर काम में सबसे आगे रहने वाली चुलबुली सी लड़की, जैसे खिड़की पर पड़े किसी शख्स को बारिश का झोंका छू कर गुजर गया हो। और कहाँ मैं, हर पल किताबों में खोया, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप लड़का। लेकिन इस थिएटर ग्रुप के कारण हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हर रोज बहुत सारा वक्त हम साथ बिताते थे। विनय, क्या तुम ये फिर लाइब्रेरी में आके बैठ गए? चलो ना, चलते हैं, वो कहती और मुझे अपने साथ ले जाती। कभी कैंटीन तो कभी अपने पीछे स्कूटी पर बिठाकर शहर भर का चक्कर लगाने। मैं ये दोस्ती, ये साथ किसी हाल में खोना नहीं चाहता था। मैं प्ले खत्म होने के बाद स्टेज पर बैठा सोच रहा था,
कुछ पल पहले तक ऑडियंस से भरा हॉल अब खाली था। ग्रुप के लोग सामान समेटने में लगे थे। तभी कीर्ति मेरे पास आकर बैठ गई। हाथ में चाय के 2 कप थे। उसने एक मुझे पकड़ा दिया। सब ठीक से हो गया ना? मैंने पूछा। हाँ, एकदम परफेक्ट। पूछ तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारा पहला प्ले था। वो मुस्कुरा कर बोली। मैं भी मुस्कुरा दिया। वैसे बेस्ट था ये, सबसे नेचुरल। वो जरा रुक कर बोली, क्योंकि तुम कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ बाबा, सब पता है मुझे, कहते हुए उसने अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया। यार, तुमसे बुलवाने के लिए पूरा प्ले लिख डाला मैंने, अब तो बैक स्टेज भी कह दो। वो बोलती जा रही थी और मैं खुद को यकीन दिलाने में लगा था कि ये सच है, कोई सपना, कोई नाटक नहीं। कीर्ति, मैं बुदबुदाया, तुमसे प्यार है मुझे, क्या तुम्हें भी? हाँ विनय, हाँ, कहते हुए उसने मेरे इर्द गिर्द लिपटी बाजुएं थोड़ा और कस दी थीं। समय सच में थम गया था और सुन ली गई थी मेरी हर दुआ। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उसकी हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा हाँ, कहकर उसने आंखें झुका लीं, जैसे मैं कुछ पढ़ न लूं उन आंखों में। वेरी गुड चॉइस, कहते हुए मैं उस गुलाबी लहंगे को साइड से मोड़ते हुए तह करने लगा, जिसे थोड़ी देर पहले पहने वो प्यार के गुलाबी रंग में लिपटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। मैं उससे पूछ लेना चाहता था कि क्या तुमने रंगों को जादू करना सिखा दिया है, लेकिन बस इतना ही पूछ सका। ये फाइनल है ना फिर दानी? मेरे सवाल पर कही उसकी हाँ मुझे बेचैन कर गई। जानता था मैं उसे, कॉलेज के दिनों से प्यार करता था। कितनी बार कोशिश भी की थी कहने की, पर एक तरफा इश्क कभी कभी बहुत डरपोक सा होता है। ना सुनने का डर इजहार की इजाजत ही नहीं देता। पिछले महीने कॉलेज खत्म होते ही मैं पापा की दुकान संभालने लगा था। तभी एक शाम धानी का फोन आया था। उसकी शादी थी अगले महीने। शादी के लिए दुकान से लहंगा लेना था। उसके बाद पिछले हफ्ते में ये तीसरी बार था जब वो दुकान में थी और इस बार लहंगा फाइनल कर लिया था। उसकी सहेली फोन से खींची उसकी तस्वीरें उसको दिखा रही थीं। देखना जीजू को कौन सी पिक्स भेजूं? लेकिन सजी संवरी काजल के बीच वो 2 आंखें जाने क्यों मुझे उदास दिखीं। एक तरफा इश्क क्या अनकहा भी पढ़ लेता है, सुन लेता है क्या खामोशियां भी? दुपट्टा, कहते हुए मैंने उस सिल्वर दुपट्टे की ओर इशारा किया जिसे उसने एक तरफ से अपनी उंगलियों के बीच अब तक थाम रखा था। उसने सॉरी कहते हुए दुपट्टा मेरी तरफ बढ़ा दिया। 1 हफ्ता लगेगा। विल 16 जनवरी सूट यू? मैंने पूछा तो उसने फिर से हाँ में सर हिला दिया। उसके जाने के बाद मैं उस लम्हे में ठहर गया जब उसने जाते जाते मुड़कर देखा था। मुड़कर देखना तो प्यार में होता है ना। मैं रात भर उस कार्ड को देखता रहा। उसमें धानी वैद सूरज लिखा हुआ था। हफ्ते भर यही सोचता रहा कि काश एक बार उससे अपने प्यार का इजहार कर देता। आज 16 जनवरी थी। मैं सामने रखे उस पैकेट को देख रहा था जिसे थोड़ी देर में धानी ले जाने वाली थी। तभी फोन बजा। धानी थी। तुम्हारा लहंगा रेडी है? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, लहंगा लेके गंगा घाट पे मिलो आधे घंटे में। मैं कुछ और कह पाता इससे पहले ही उसने ये कह के फोन रख दिया। गंगा घाट पर पहुंचा तो वो पानी में पैर डाले बैठी थी। मैंने पैकेट उसे पकड़ा दिया। देख लो ठीक है या नहीं, मैंने कहा तो उसने पैकेट साइड में रख दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं शादी नहीं कर रही हूं। लेकिन मैंने कहा तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, सगाई के बाद से ही सूरज अक्सर फोन पे मुझको अब्यूज करता था। पहले मैंने घर वालों से कहा नहीं, लेकिन कल बड़ी हिम्मत करके उनको सच बताया तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। वो अपनी उदास आंखों का सच खोल रही थी और मैं उसके मुस्कुराने की कोई उम्मीद ढूंढ रहा था। वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी कहा क्यों नहीं? डरपोक?
उसने अपनी छोटी उंगली से मेरी हथेली को छूते हुए कहा। मैं सकपका गया। क्या वो जानती थी? क्या उसने भी मेरी आंखें पढ़ ली थीं? मैंने गर्दन झुका ली जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैं कुछ कहता इससे पहले मेरे होठों पर उसने अपनी हथेली रख दी। मेरी आंखों में देखकर बोली, हाँ। मैंने उसे बढ़कर गले से लगा लिया। चिड़ियों के चहकने की, घाट पर प्रार्थनाओं की और शाम की हवाओं की आवाज और तेज हो गई, जैसे सब मेरे इश्क को दुआएं दे रहे हों। बस इतनी सी थी ये कहानी।